मनी हाइस्ट पार्ट 1 एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखेंगे कि एलिसन रियो को बताती है कि तुम्हारे गन पकड़ने से साफ पता चलता है ये सब रॉबरी तुम्हें सूट नहीं करता। तो रियो बोलता है कि मुझे तो लगा था तुम कोई एम्बेसडर की बेटी हो, कोई गैंगस्टर की नहीं। तो एलिसन बताते हैं कि मेरे डैड हमेशा से एक बेटा चाहते थे। मैं 5 साल की उम्र से डैड के साथ वाइल्ड एनिमल्स की शिकार करने जाती थी। कभी उन्हें बेटे की कमी महसूस करने नहीं दिया। पर मुझे ये गन्स पसंद नहीं है। वो बोलते हैं कि एक बार नॉर्विच में ऐसे ही मेरे डैड के एक फ्रेंड गन शॉट से मर गए थे। वो एक्सीडेंट मैं कभी नहीं भूल सकती। रियो एलिसन को बेटर फील करवाने के लिए अपने गन को उससे दूर रखकर बुलेट्स निकाल देता है। उधर आर्थुरो डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैं बच पाऊंगा। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि बुलेट कॉलर बोन से गया है, कोई वाइटल ऑर्गन से नहीं गया, तो कोई मरने वाला नहीं है। डेनवर डॉक्टर को थोड़ा जल्दी करने को बोलता है क्योंकि उसे पता है कि मोनिका को बचाने के लिए उसे उसके पास जाना पड़ेगा। बर्लिन डॉक्टर्स को बोलता है कि मुझे सर्जरी के टाइम ही अपने फ्रेंड आर्थुरो से बात करना है, इसलिए उसे फुल सिडेशन के बदले में लोकल एनास्थीसिया दे दो। इंजेक्शन देने पर आर्थुरो चिल्लाता है। वो आवाज सुनकर रियो बस कुछ सेकंड्स के लिए रूम के बाहर झांक कर जब फिर से अंदर आता है तो देखता है कि एलिसन असॉल्ट राइफल से उसको एम करके खड़ी है। रियो उसे बोलता है कि वो गन लोडेड नहीं है, गन नीचे कर दो। तो एलिसन बोलती है कि मेरे पास एक बुलेट है, और वो गन रिलोड करती है। तभी रियो अपना पिस्टल एलिसन के सर पे रख के उसे नील डाउन करके टेलीफोन वायर से उसका हाथ बांध देता है। और गुस्सा होकर वो बोलता है कि एक होस्टेज को कभी एक गैंगस्टर को अपना फ्रेंड नहीं समझना चाहिए। डेनवर जब टेबल पर रखे हुए क्लॉक के बारे में पूछता है तो एंजल उसे बताता है कि एनास्थीसिया की टाइमिंग मेंटेन करने के लिए हमें ये क्लॉक चाहिए। और उधर रेकल सूरज को टनल से आगे बढ़ने की ऑर्डर देती है। बर्लिन आर्थुरो को लॉरा एंड मोनिका को लेकर चिढ़ाता है। तो आर्थुरो बोलता है कि मैं उन दोनों से प्यार करता हूँ, उन दोनों में से चूज नहीं कर सकता। बातों बातों में डेनवर डॉक्टर से एक स्कैल्पल चुराता है, और उसी टाइम उसके पॉकेट से मोनिका का वो नोट गिर जाता है। नायरोबी ये नोटिस करती है और वो चुपके से आर्थुरो के लिए लिखा हुआ वो नोट उठाकर पढ़ती है कि मोनिका ने लिखा है, मैं ठीक हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। मोनिका मॉस्को को बताती है कि उसे अपनी जान से ज्यादा उसके बच्चे की जान की परवाह है। वो मॉस्को से पूछती है कि एक डैड बनना कैसा होता है। तो मॉस्को बताता है कि बाप बनना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। वो मोनिका को ये भी बताता है कि हम नहीं चाहते हमारे बच्चे स्कूल में बुलीड हो, पर मेरा बेटा ही एक बुली था। बहुत बार उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। फिर एक दिन उसके माँ उसे छोड़कर चली गई। तब से वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। मॉस्को अपने दुख को साइड में रख के बोलता है कि बाप बनना सच में बहुत अच्छा लगता है। और वो घूम के देखता है कि मोनिका सो गई। वो मोनिका को सुलाना नहीं चाहता था क्योंकि वही नींद उसकी जान ले सकती थी। तभी डेनवर वहां स्कैल्पल लेके पहुंचता है। मॉस्को मोनिका को लोकल एनेस्थीसिया देता है। इवन अच्छे डॉक्टर्स की तरह मोनिका को दर्द से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो दोनों अच्छे अच्छे बातें करने लगते हैं। उधर डॉक्टर्स आर्थुरो के शोल्डर से बुलेट निकलकर स्टिच करने वाले थे, तभी बर्लिन एंजल को स्टिच करने के लिए बोलता है। हम सब जानते हैं कि वो एक ऑफिसर है, कोई नर्स नहीं। तो वो एक्टिंग करता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बर्लिन उसे पूछता है कि क्या तुम सच में नर्स हो। तो एंजल बताता है कि हाँ, पर ऐसे गन से घिरे हुए कभी ऑपरेशन नहीं किया। तभी एक डॉक्टर आगे आकर बोलता है कि इनफ, यहाँ पर एक पेशेंट की जान जा सकती है, मैं स्टिचिंग कर देता हूँ। हेलसिंकी बर्लिन को बोलता है कि प्रोफेसर तुमसे बात करना चाहते हैं। बर्लिन उसे एंजल को बाथरूम में लेकर वॉमिट करवाने को बोलता है, काइंड ऑफ उससे टॉर्चर करवाता है। कॉल पर प्रोफेसर बर्लिन को बताता है कि मुझे शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी से पता चला कि कोई मींट के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पर कहाँ से मुझे नहीं पता। तो बर्लिन प्लान बी एक्टिवेट करने की बात करता है। अब ये सीन देख के डर मत जाना। एंजल वॉशरूम से आकर देखता है कि सबने अपना मास्क चेंज करके एक क्रीपी मास्क डाल लिया। टोक्यो वॉइस ओवर पर बताती है कि इंस्पेक्टर एंजल समझ गए थे कि वो फिर से हार चुके हैं। इस सब के पीछे जो है यानी हमारे प्रोफेसर, उसका माइंड पुलिस एंड इंटेलिजेंस टीम से बहुत तेज चलता है। एंजल डॉक्टर्स को बोलते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। उधर रेकल नोटिस करती है कि कुछ बैड सिग्नल आ रहा है। तो वो सूरज को बोलती है कि वो लोग फ्रीक्वेंसी ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। पुलिस कैमरा से देखते हैं कि एंजल डॉक्टर्स के साथ बाहर आ गए हैं। एंजल भागते हुए कैंप पर आके बोलता है कि वो लोग मास्क चेंज कर चुके हैं। अगर स्वरेज हमारे दिए हुए मास्क पहनकर अंदर जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा।
रेकल सूरज के साथ कम्युनिकेट करके उन दोनों को कंटिन्यूअसली ये बात बताने की कोशिश करती है। एंजल के चश्मा पर माइक्रोफोन की वजह से प्रोफेसर अपने चेम्बर से ही ये सब सुन सकते हैं। किसी तरह सूरज को उसकी आवाज़ आती है और वो दोनों बैक ऑफ कर लेते हैं। प्रोफेसर खुश होकर बर्लिन को कॉल करके बताते हैं कि अब तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। उधर मोनिका नोट के बारे में पूछती है तो डेनवर झूठ बोलता है कि हाँ मैंने वो नोट दे दिया। वो ये भी बोलता है कि आर्थरो तुमसे बहुत प्यार करता है और इस सब के बाद वो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया घुमाने ले जाएगा। इस बात से मोनिका को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसकी वाइफ लॉरा की ड्रीम वेकेशन है। डेनवर से पूछती है कि क्या लॉरा यहाँ पर है, तो वो बताता है कि नहीं, वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। तभी नायरोबी वहां पर पहुंचती है, चुपके से सब कुछ सुनती है। वॉल्ट के दरवाजा ओपन करके पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। मॉस्को उसे बताता है कि ये बुलेट से इंजर्ड है, हम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि नायरोबी परेशान होकर वहां आती है, उन्हें बताती है कि तुम लोग गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो, मुझे दो, मैं करती हूँ। और ऐसे ही वो मोनिका की जान बचा लेती है। टोक्यो वॉइस ओवर पे बताते हैं कि प्रोफेसर मेटेलिक वॉइस एंड कैमरा के पीछे छुपकर अपना निगोशिएशन स्ट्रेटेजी से ये प्लान परफेक्टली आगे बढ़ा रहे थे। वो प्रोफेसर को सुपरमैन एंड क्लार्क केंट के साथ कंपेयर करके बताती है कि वो एक इंट्रोवर्ट आदमी है, किताबें पढ़ना उसे बहुत पसंद है। एज मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड हॉस्पिटल में ही बिताए थे, इसलिए कुछ नर्स को छोड़ के बाकी लेडीज के साथ वो एकदम फेमिलियर नहीं थे और इसी बात से मुझे उन्हें टीज करना बहुत ही पसंद है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टोक्यो प्रोफेसर से थोड़ा फ्लर्ट करके पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड है, कभी रिलेशनशिप में गए थे। प्रोफेसर नर्वस होकर बताते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। और ऐसे ही टोक्यो फ्लर्टी फ्लर्टी बात करने लगती है। प्रेजेंट सीन में आते हैं, रेकल अपने टीम के साथ मास्क को लेकर बात करती है। हमें पता है कि एंजल के ग्लास पर माइक्रोफोन होने की वजह से प्रोफेसर उनके बातें सुन सकते हैं। रेकल पूछती है कि अगर तुम्हें अपना मास्क चेंज करना पड़े तो कौन से पेंटर को चूज करोगे। तो प्रोफेसर बताते हैं कि मे बी पिकासो। ऐसे ही रेकल की टीम और प्रोफेसर विदाउट नोइंग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक एक करके सब आंसर्स देते हैं। एंजल जब एंडी वॉरहॉल का नाम लेता है तो बाकी सब मिलके उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद रेकल थोड़ा सीरियस होकर बोलती है कि हमें फिर से एकदम स्टार्टिंग से ये केस देखना चाहिए। रेकल कॉर्टेज एंड ओलिवेरा, मतलब हमारा रियो एंड टोक्यो के बारे में और भी जानकारी मांगती है। वो बोलती है कि मुझे उन दोनों का म्यूजियम में विजिट करने की सभी फुटेज चाहिए। काम खत्म होने के बाद जब रेकल घर जाने वाली थी तभी एंजल उसके साथ एक ड्रिंक के लिए पूछता है। तो रेकल बोलती है कि नहीं, आज नहीं, मैं बहुत ही एग्जॉस्टेड हूँ, किसी और दिन चलते हैं, और वो घर चली जाती है। वो सब मिलके टीवी पर देखते हैं कि ये रॉबरी न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल गया है एंड वो लोग बहुत ही फेमस हो चुके हैं। फिर वो देखते हैं कि रिपोर्टर्स रियो के मॉम डैड के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लेते हैं। रियो के डैड टीवी पर बताते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा से बहुत इंट्रोवर्ट था, खुद को एक कमरे में बंद करके रखता था। हमें लगा कि वो वीडियो गेम्स खेल रहा है, कभी ये पता नहीं लगने दिया कि वो एक रॉबरी की प्लानिंग कर रहा है। उसके डैड ये भी बोलते हैं कि फिर एक दिन हमने न्यूज़ में देखा कि वो इनोसेंट लोगों पर फायरिंग कर रहा है, वो एक टेररिस्ट बन गया है और शायद वो हमारा बेटा नहीं रहा, इससे तो अच्छा वो मर जाता। ये सब सुन के रियो बहुत हर्ट होता है, वो मन ही मन रोने लगता है। तभी टोक्यो टीवी का प्लग खोल देती है और बोलती है कि प्रोफेसर ने हमें कोई भी न्यूज़ देखने से मना किया था। रेकल घर आकर अपने बेड पर लेटती है, तभी एंजल का कॉल आता है। रेकल घबरा के पूछती है कि क्या फिर से कुछ हो गया। तो एंजल बोलता है कि नहीं, केस रिलेटेड तो कुछ नहीं है, पर तुम लोगों ने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। एंजल नशे में है, वो उससे पूछता है कि अगर मुझे मॉडर्न पेंटर्स अच्छा लगता है तो क्या उसे लेकर मजाक उड़ाना चाहिए। इतनी रात को ये बच्चों वाली बातों से रेकल बहुत इरिटेट होती है। वो अगले दिन सुबह बात करने के लिए बोलती है तो एंजल बताता है कि मैंने तुम्हें उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ते हुए देखा था। हमारे प्रोफेसर भी ये सब बातें सुन सकते हैं। एंजल अपना होश खो चुका है, वो रेकल से पूछता है कि क्या तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। प्रोफेसर एंड रेकल दोनों को ही ये बहुत अनयूजुअल ऑकवर्ड लगता है। एंजल फिर से वही सवाल पूछता है तो रेकल गुस्से में बताती है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं एक फ्री वुमेन हूँ। सालों पहले हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो बस एक फ्लिंग था, हम दोनों कॉलिग्स थे, इसलिए मुझे वो रिलेशनशिप एंड करना पड़ा। और वैसे भी तुम शादीशुदा हो, यू हैव अ वाइफ। तो एंजल रेकल को याद दिलाता है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड भी तुम्हारा कॉलिग ही था।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम फिर से मेरे साथ आना चाहती हो तो डिवोर्स देने में मुझे 10 मिनट्स भी नहीं लगेगा। जब एंजल को रियलाइज होता है कि रेकल उसे नहीं चाहती, तो वो माफी मांगता है और बोलता है कि मैं नशे में हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ, शायद इस जॉब ने दिमाग खराब करके रख दिया। वो फोन रखकर अपना ड्रिंक खत्म करता है। प्रोफेसर भी ये सब सुनकर थोड़ा परेशान होकर सो जाते हैं। रेकल के पास उसकी माँ आती है, थोड़ा टीज करके पूछती है कि क्या तुम एंजल को स्ट्रेंजर को लेकर जेलस फील करवा रहे हो। रेकल ना कहने पर उसकी माँ बताती है कि तुम अभी सिंगल हो, अपना लाइफ जी लो। एट द एंड प्यार ही हमें लाइफ के डिफरेंट कलर्स दिखाता है। रेकल अपने लव लाइफ से परेशान हो जाती है, तो उसकी माँ बातों को घुमाने के लिए रॉबरी केस के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि हम पूरे दिन वहीं पर बैठे हुए हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसकी माँ हंसते हुए बताती है कि चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा। उसे एक गुड नाइट किस करके वो चली जाती है। इधर बर्लिन अपने हाथ को स्टेबल करने के लिए इंजेक्शन लेने जा रहा था। हम आगे वाले एपिसोड में देखेंगे कि उसे ना पैरालाइजिंग की एक बीमारी है। तभी टोक्यो वहां पहुंचती है। बर्लिन वो इंजेक्शन छुपा लेता है। टोक्यो बर्लिन से प्रोफेसर को सच बताने को कहती है कि उसी के कहने पर डेनवर ने एक होस्टेज को मार डाला। बर्लिन जब ना करता है तो टोक्यो अपना गन उठाकर बर्लिन को डरा के प्रोफेसर को कॉल करवाती है। बर्लिन प्रोफेसर को सच बताता है तो टोक्यो वहां से चली जाती है। प्रोफेसर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, किसी को मारना नहीं था। बर्लिन कुछ अच्छा फील नहीं करता, तो वो अपना इंजेक्शन लेता है। प्रोफेसर को बताता है कि तुम्हें मुझे पनिश करना चाहिए। वो ये भी बताता है कि अभी तक किसी को पता नहीं है मोनिका के डेथ के बारे में, तो हम लोग उसे हाइड कर सकते हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि 48 आवर्स के अंदर वो लोग सभी होस्टेजेस के लाइव प्रूफ मांगेंगे। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि सब जिंदा है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं और खत्म हो जाता है हमारा ये एपिसोड। क्या प्रोफेसर बर्लिन को सजा देंगे? क्या बाकी सबको पता चलेगा कि मोनिका जिंदा है? रेचल क्या अपने प्यार को ढूंढ पाएगी? ये सब जानने के लिए आप नेटफ्लिक्स में पूरा सीजन देख सकते हो, या तो मेरे वीडियोस देख लो। हल्के से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, फ्री का है भाई, पैसा नहीं लगता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।